हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, हम लोगों ने ये हिस्ट्री की सीरीज जो शुरू की है, इसमें एक और चैप्टर में आज आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास के 16वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में कई सारे चैप्टर हमने किए। अब हम मिडवल हिस्ट्री के अंदर एंटर कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल आपका यहाँ शुरू हो चुका है। तो आज का चैप्टर हमारा गुलाम वंश होगा। एक हमारी वीडियो ऑलरेडी गुलाम वंश की है, जिसको लगभग लगभग 3 लाख के आसपास बच्चों ने देखा है। वो पीपीटी पे बनाई हुई बेस्ट वीडियो हमारी होगी, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब इसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर गुलाम वंश में अगर बात करें तो दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। अब गुलाम वंश के सारे राजा एक दूसरे के कभी न कभी गुलाम रहे थे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश के अलावा इसका दूसरा नाम इलबरी वंश भी है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी था, तो इसलिए इसको इलबरी वंश भी कहते हैं। अब इन राजाओं गुलाम वंश के राजाओं ने ही अपने अलग अलग वंश भी बनाए थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश को भी अपने आधार पर स्थापित किया था। आरंभ में कुतुबी वंश को मामलुक या गुलाम वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और आगे वाले राजा भी एक दूसरे के कभी न कभी गुलाम रहे हैं, इसलिए इस वंश में जितने राजा हुए सारे गुलाम थे, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश फाइनली रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो 1206 से लेकर 1210 का टाइम पीरियड है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आंसर आ जाएगा आपका लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला इस नाम से भी फेमस हुआ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुरान खां के नाम से किसको जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां का नाम दिया गया, क्योंकि वह कुरान बहुत ज्यादा पढ़ता था और नियमित रूप से पढ़ता था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की योग्यता देखकर अमीर आखुर यानी शाही घुड़साल का अधिकारी के पद पर उसको पदोन्नत कर दिया था, पहले नियुक्त किया था। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि उसको दे दी थी। अब क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, गुलाम रहा। जब तक गुलाम रहता तब तक सुल्तान नहीं बन सकता था, इसलिए गोरी के मरने के बाद उसके भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास से मुक्ति दे दी और उसको दास मुक्ति पत्र दे दिया। उसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण की या उसको दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपह सालार, देखो उसको सुल्तान की उपाधि दी गई बट उसने धारण नहीं की। वह मलिक और सिपह सालार इसी उपाधि से संतुष्ट रहा। इसने कुतुब मीनार के निर्माण का काम, इसके काम में देखेंगे तो पहला जो काम था इसका, वो कुतुब मीनार का निर्माण काम शुरू करा था। पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, लेकिन निर्माण काम किसने शुरू करा? इसने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से रखा गया था। ये भी याद रखना भाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना इसने करी थी भाई, दिल्ली के अंदर। और अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण इसने करवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु भी चर्चा का कारण रही है भाई। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी
आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे पद से हटा करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग इल्तुतमिश की। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का कार्यकाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। भारत में तुर्की साम्राज्य का उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। और रियल फाउंडर हमेशा फाउंडर के बाद आएगा, लेकिन फाउंडर से बड़ा अगर बाद का कोई राजा हो, फाउंडर से ज्यादा शक्तिशाली हो, वंश के लिए ज्यादा बेहतर करने वाला हो, तो उसको रियल फाउंडर का नाम दिया जाता है। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि ये कई जगह मिलेगी आपको। लोधी वंश में भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, आपको गुलाम वंश में भी, कई वंशों में आपको मिलेगा फाउंडर और रियल फाउंडर, यानी संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ऐबक ने तो की नहीं, वो तो सिपह सालार बन के रह गया। लेकिन दिल्ली में जो इल्तुतमिश था वो पहला राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना उसने करी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, या गुलाम का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था पहले, बाद में इसका दामाद बना। क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, उसका वो गुलाम रहा था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण काम को पूरा करा। देखो भाई, ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण काम शुरू करा और इसने क्या करा, कुतुब मीनार के निर्माण काम को पूर्ण करा, यानी पूरा करा, और राज्य को सुदृढ़ और स्थिरता भी प्रदान करी। इसके अतिरिक्त इसने इक्ता व्यवस्था, इक्ता होता है एक जमीन का टुकड़ा, इसने इक्ता प्रथा शुरू, इक्ता व्यवस्था को बनाया भाई, इक्ता व्यवस्था को बनाया। जमीन का टुकड़ा, बड़े बड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को, मंत्रियों को जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, वो उनकी तनख्वाह के रूप में होता था, और वो वहां से टैक्स वसूल करते थे, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, और टैक्स वसूल करके राजा को दे देते थे और अपनी सैलरी उसमें से रख लेते थे, जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके जैसे ये एरिया है, मान लो ये एरिया है, इसके टुकड़े बना दिए गए, इसके टुकड़े बना दिए गए, ये जितने टुकड़े हैं ये सारे क्या बन गए, इक्ता बन गए, इक्ता नंबर 1 2 3 4 ये दिए गए। ठीक है, अगर कोई कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो जाता था तो उसका इक्ता नए अधिकारी को दे दिया जाता था। इल्तुतमिश ने दल चालीसा, जिसको चहलगामी बोलते हैं, चहलगामी या फिर चालीसा बोलते हैं, उसका गठन करा। रणथंभौर का दुर्ग जीतने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश ही था। अच्छा, चालीसा का गठन करा क्यों? क्योंकि उसके राज्य में भी जो अमीर और साहूकार लोग थे वो विद्रोह करते रहते थे। तो इल्तुतमिश ने राजा और राज्य के अमीरों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए चालीसा, जो राज्य के 40 जो अमीर थे, उनका एक ग्रुप बना दिया, जो राजा और साहूकारों और जमींदारों के बीच में बिचौलिए का काम करते थे, और जिसकी वजह से इल्तुतमिश को राज करने में आसानी रही। लंबे समय तक वो इनके सहारे राज करता रहा, विद्रोह ही नहीं हुआ उसके राज्य में, क्योंकि विद्रोह को संभालने वाले ये लोग थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अरबी सिक्के का प्रचलन किया, उसने चांदी का टका और तांबे का जितल का प्रचलन करा। याद रखना भाई, तांबे, चांदी का टका और तांबे का जितल उसने शुरू करवाया था, याद रखना। दिल्ली में टकसालें भी उसने स्थापित करवाई थी। इल्तुतमिश को भारत में गुबंद निर्माण का पिता, गुबंद निर्माण का पिता उनको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर उसको निर्मित करवाया था सुल्तानगढ़ी के मकबरे को। भारत का पहला मकबरा इसको माना जाता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा फर्स्ट इंडियन फर्स्ट मकबरा माना जाता है भाई, और ये उसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया था। फिर नाम आता है रजिया का, रजिया सुल्तान, भारत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान, पहली और आखिरी भी माना जाएगा भाई, पहली और अंतिम ही है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो देखिए, योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि उसके भाई को बनाया गया था, लेकिन रजिया ने अपने जमींदारों के दम पर विद्रोह करवा दिया और गद्दी प्राप्त कर ली। दिल्ली रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा, कोट,
को टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी और शासन का कार्यभार स्वयं संभालती थी। अबिसिनियाई गुलाम याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। अब ये सब देख लेना भाई, रज़िया के बारे में पूरी स्टोरी मैंने चैनल पे डाल रखी है, वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, रज़िया का पद जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो इल्तुतमिश ने चालीसा संगठन बनाया था, उसको इसने इग्नोर करा और इसने इग्नोर कर दिया, तो राज्य में विद्रोह होने लगे और इसकी हालत खतरनाक हो गई। तो इसकी स्टोरी आप देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पहली आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, ये आप याद रखना। पर्दा प्रथा का विरोध इसने किया था, पुरुषों की पोशाक पहनती थी, घुड़सवारी करती थी, राज्य के अंदर जब निकलती थी पुरुषों की पोशाक में निकलती थी, बस दैट्स ऑल। बलबन की बात हम करते हैं। 1266 से 86 का पीरियड बरबल का है, क्योंकि इसके बाद जमींदारों ने गद्दी संभाल ली, उनका कोई ज़्यादा उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। बलबन इल्तुतमिश का तुर्की दास था, जिसे उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था भाई, ये भी गुलाम ही था। बलबन ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर नीति, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी भाई। लौह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। बलबन ने सिजदा और पैबोस सिजदा और पैबोस बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू करी दरबार में। बलबन ने एक सैन्य विभाग भी बनाया, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग और गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है शमसुद्दीन क्यूमर्स को, ये भी याद रखना। और एक चीज और है, अगर आपको पूरे इतिहास की पीडीएफ चाहिए, एंशिएंट मिडवल मॉडर्न, पूरी की पूरी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज मैं और बताऊंगा, हमारी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री क्रैश कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको लगभग 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। इसके अलावा आप देखोगे हमारा मुगल वंश जो बहुत फेमस रहा है, मुगल वंश को लगभग 6 लाख के आसपास बच्चों ने देख रखा है, यानी लाखों बच्चों ने हमारी डायनेस्टीज की वीडियो देखे हैं। मुगल वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, बलबन, आपका तुगलक वंश है, और बाकी सिख है, और जितने भी हैं वो सारी डायनेस्टीज हमने चैनल पर डाला कि बड़ी बड़ी वीडियोज हैं, उनको अच्छे से देखेंगे तो लगभग 30-30, 40-40 मिनट के लेक्चर कंप्लीट हैं। ये तो हैंड रिटन नोट्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए, वो अलग पीपीटी बनाई वीडियो गई है, और उसमें आपको सारा कंटेंट वो मिलेगा। उसके बाद आपको यूपीएससी का एग्जाम भी अगर आपको देना, इंडिया का हाईएस्ट एग्जाम भी, तो भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये हमने वहां पर कोशिश की गई है। तो फटाफट जाके देखिए। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, किसी भी एग्जाम, जो भी कंपटीशन एग्जाम, उसके लिए। तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मटेरियल ऑर्डर कर लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।